गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, हम लोग अब बात करते हैं इंडक्शन का ही, लेकिन एक दूसरा स्थिति है। स्थिति ये है कि एक ये कॉइल है और इसके नजदीक में एक दूसरा कॉइल है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस कॉइल को हम C1 कह देते हैं और इसमें करंट कुछ भी I, और इस कॉइल को C2 कह देते हैं। एक कॉइल है C1, कह सकते हैं करंट कैरिंग लूप है C1, जिसको हम बैटरी से और रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिए। तो नेचुरल है कि इस कॉइल C1 में करंट फ्लो होगा और इस कॉइल C1 में करंट फ्लो होने के कारण इस रीजियन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस रीजियन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्यों होगा? ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल C1। कॉइल C1 में करंट फ्लो होने के कारण इस रीजियन में मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसी रीजियन में एक दूसरा कॉइल हम C2 रखें। मतलब ये जो कॉइल C2 हम रखे हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें। हालांकि दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द कॉइल C1। और ये बात भी हम जानते हैं कि किसी भी कॉइल को, किसी भी लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है। ऑब्वियस है कि इस कॉइल C2 को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो इस कॉइल C2 से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा ये तो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन मेजर दो बात पर डिपेंड करता है। एक तो ये कि ये कॉइल C2 जो है इसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या है, और दूसरा जहां पर आप कॉइल C2 को रखे उस कॉइल से बेसिकली कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जहां पर रखे हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मतलब द मैग्नेटिक फ्लक्स passes through the coil C2 depends upon two things. One is the geometrical construction of the coil C2 and the second is the magnetic field near the coil C2। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल C2 के नजदीक कितना होगा वो दो बात पर डिपेंड करता है। एक तो ये कि इस कॉइल C1 में कितना करंट फ्लो करा रहे हैं, और दूसरा कि इस कॉइल C1 का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या है। इस कॉइल C1 का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या है। अगर हम इन बातों को मिला दें तो इस कॉइल C2 से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कॉइल C1 और C2 का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या है, और दूसरा
कि इस कॉइल C1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है। मतलब अभी तक हम एक चीज देख चुके हैं कि इस कॉइल C2 से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। वो मेनली दो बात पर डिपेंड कर रहा है। एक तो कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉइल C1 एंड C2, और दूसरा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल C1। ये तो है, लेकिन कुछ और बात पर डिपेंड करता है। कैसे? कि अगर मान लीजिए कि हम कॉइल C2 को C1 के नजदीक ले आए या कॉइल C2 को C1 से दूर ले जाए, मतलब अगर कॉइल C1 और C2 के बीच के सेपरेशन को अगर हम चेंज करते हैं तो फ्लक्स पासेस थ्रू द कॉइल C2 विल चेंज। क्लियर है? साथ साथ में ये जो कॉइल C2 रखे हैं वो आखिर कैसे रखे हैं? इस कॉइल C2 को C1 के रिस्पेक्ट में कैसे रखे हैं? रखने का बहुत ओरिएंटेशन हो सकता है। एक ये मान लीजिए कॉइल है, एक दूसरा कॉइल है, ऐसे अगर रखे हैं आमने सामने तो कुछ फ्लक्स इससे पास होगा। ऐसे तो फ्लक्स पहले से बदल जाएगा। ऐसे रख दिए फ्लक्स बदल जाएगा, ऐसे रख दिए फ्लक्स बदल जाएगा, ऐसे रख दिए फ्लक्स बदल जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स रिलेटिव टू ईच अदर चेंज करेगा, जैसे जैसे ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, वैसे ही इस कॉइल C2 से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है उसमें भी चेंज आएगा। अब सबको मिला दीजिए। कॉइल C2 को C1 के नजदीक रखें तो नेचुरल है कि इस कॉइल C2 से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, और इस कॉइल C2 से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो किन सब बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो भाई ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या है कॉइल C1 एंड C2 का, दूसरा दोनों कॉइल्स के बीच का सेपरेशन क्या है उस पर, तीसरा इस दोनों कॉइल्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और चौथा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल C1। क्लियर है? मतलब बात यहां पर एक चीज ये हुआ कि इस कॉइल C2 से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों कॉइल्स का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या है, दोनों का ओरिएंटेशन क्या है, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, और साथ साथ में इस कॉइल C1 में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए कि आप दो कॉइल्स को रख दिए, इसके बाद बात कीजिए। अगर आप दो कॉइल्स को रख दिए और उसके बाद बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार जब दो कॉइल्स को रख दिए तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन फिक्स हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन फिक्स हो गया, दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन फिक्स हो गया, वो सब तो फिक्स हो गया। लेकिन हम बदल किसको सकते हैं? करंट को। और जैसे जैसे हम पॉइंटर को इधर उधर मूव कराएंगे वैसे वैसे जो 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 बेसिकली जैसे जैसे पॉइंटर को हम मूव कराएंगे करंट थ्रू द कॉइल, करंट थ्रू द कॉइल बेसिकली चेंज करेगा। करंट थ्रू द कॉइल जब चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द, कौन है वही
कॉइल इस C2 से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द बेसिकली करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अरे यार दिमाग खा गया है। हाँ, लेकिन बात एक चीज ये है कि जैसे ही हम यहाँ पर पॉइंटर को इधर उधर मूव कराते हैं, जैसे ही हम इस पॉइंटर को इधर उधर मूव कराते हैं तो करंट इन द कॉइल C1 बदलता है। करंट इन द कॉइल C1 बदलता है और इस कॉइल C1 में करंट बदलने के कारण सब कुछ सेम है। एक बार कॉइल्स को रख दिए, सब कुछ सेम है, लेकिन पॉइंटर जैसे मूव करेगा ये करंट बदलेगा। करंट बदलेगा तो इस रीजियन का मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो इस कॉइल C2 से फ्लक्स बदलेगा। और जब भी फ्लक्स किसी भी लूप से, किसी कॉइल से जो पास हो रहा है उसमें अगर चेंज आता है तो इस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। मतलब कि अगर कॉइल C1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो अगर बदलेगा तो कॉइल C2 में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेना होगा। लेकिन अगर ये सेटअप हम इसमें लगा दें और इस कॉइल C2 के करंट को अगर बदलेंगे तो वही इंडक्शन का फेनोमेना इस कॉइल C1 में होगा। किसमें करंट फ्लो कराना है और किसमें इंडक्शन का फेनोमेना देखना है वो आपके खुशी पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर हम किसी एक कॉइल में करंट फ्लो कराएं और उस करंट को अगर चेंज करते हैं तो दूसरे कॉइल में इंडक्शन का फेनोमेना होता है। अगर हम दूसरे ही कॉइल के करंट को बदलेंगे तो पहले कॉइल में इंडक्शन का फेनोमेना होगा। किसमें करंट फ्लो कराना है और किसमें इंडक्शन का फेनोमेना देखना है, ये इस दोनों कॉइल्स के आपस की बात है। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डेवलप कर लेगा भैया किसमें करंट फ्लो कराओ और किसमें इंडक्शन का फेनोमेना देखो। और ऑब्वियस है कि ये बात चूंकि इस दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, इसीलिए ऐसे फेनोमेना का अगर कुछ नाम रखना हो, ऑब्वियस है सब लोग सही बोल रहे हैं, इसको क्या नाम रखेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। इस फेनोमेना का क्या नाम रखेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेना है तो यहां पर हम हेडिंग लिख दिए म्यूचुअल इंडक्शन। अब इस कॉइल C2 से लिख देते हैं, कॉइल C2 से जो फ्लक्स पास करेगा, एक बार आपने कॉइल सेटअप कर दिया तो इस कॉइल C2 से कितना फ्लक्स पास होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कॉइल C1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है। और इसी बात को अलग से ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। म्यूचुअल इंडक्शन के फेनोमेना में एक अंडरस्टूड बात है कि भैया एक कॉइल में करंट फ्लो कराओ और दूसरे कॉइल में फ्लक्स देखो या इंड्यूस्ड ईएमएफ देखो। इसलिए यहां पर फाई, अगर हम मान लीजिए फ्लक्स इस C2 में देखते हैं तो करंट का मतलब हो गया कि करंट C1 में फ्लो करता है। अगर हम C1 में फ्लक्स देखते हैं तो इसका सिंपल मतलब है, अंडरस्टूड है कि करंट हम किस में फ्लो करा रहे हैं? C2 में। और ऑब्वियस है कि अगर हम यहां पर एक कांस्टेंट देना चाहें तो दैट कांस्टेंट इज बेसिकली
कैपिटल M इंटू I, कैपिटल M इंटू I। इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का अगर बात करें तो दिस इज माइनस d∅/dt एंड दिस इज माइनस M di/dt। ऑब्वियस है कि यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल C2 इज इक्वल टू माइनस M di/dt। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन के फेनोमेना में एक कॉइल में आप करंट बदलिए तो दूसरे कॉइल में इंडक्शन का फेनोमेना होता है। अगर दूसरे कॉइल में आप करंट बदल रहे हैं तो पहले कॉइल में इंडक्शन का फेनोमेना होगा। ऑब्वियस है यहां पर ये जो M है, यहां पर जो ये M है इसका नाम होना चाहिए और इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए फॉर्मूला एवरीथिंग सेल्फ इंडक्टेंस टाइप का ही है, इसलिए जो यूनिट डायमेंशन सेल्फ इंडक्टेंस का है वही यूनिट और डायमेंशन म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी होगा। और यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, इट हैज सेम यूनिट and dimension, same unit and dimension as that of self inductance। लेकिन एक बात और भी है कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किन सब बातों पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन the geometrical construction of two coils। और किस पर डिपेंड करता है? सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स, सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स। और किस पर डिपेंड करता है? एंड orientation of the two coils relative to each other। इसको नोट तो कर लीजिएगा, लेकिन पहले एक दो सेंटेंस लिख लीजिए। लिखिए, कंसीडर टू कॉइल्स, हेडिंग दे दीजिएगा म्यूचुअल इंडक्शन और उसमें एक दो सेंटेंस लिखिए। कंसीडर टू कॉइल्स आर प्लेस्ड नियर ईच अदर, are placed near each other, full stop। If current in one of the coil changes, if current in one of the coil changes, the phenomena of induction, the phenomena of induction takes place in the other coil, takes place in the other coil, full stop। This is known as a mutual induction, this is known as mutual induction। एक सेंटेंस और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स passes through a coil,
the magnetic flux passes through a coil is directly proportional to the amount of current is directly proportional to the amount of current flowing in the other coil. इसके बाद आप पूरा नोट कर लीजिए। हाँ भाई, वो तो होगा ही। नोट कर लिए सब लोग? अब अगर हम इसी में थोड़ा और बात करें कि मान लीजिए हम कहते हैं कि दो कॉइल्स है और इसमें एक को आप कह दीजिए इस ढंग से है, ये कॉइल C1 है और ये C2 है। एक अरेंजमेंट ये है, फिगर 1 कह सकते हैं। एक दूसरा अरेंजमेंट ये मान लीजिए C1 है और ऐसे है, ये C2 है, ये फिगर 2 है।
एक तीसरा भी अरेंजमेंट है कि ये मान लीजिए कॉइल C1 है और यहां पर एक कॉइल C2 है। तीनों ही कॉइल्स का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन सेम है। अब आप हमको बताइए कि किस अरेंजमेंट में म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा। ये आईआईटी में पूछा भी है। किस अरेंजमेंट में म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा? और आप सब लोग सही बोल रहे हैं कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस उसी में ज्यादा होगा क्योंकि फाई इक्वल टू MI है। जिसमें फ्लक्स ज्यादा उसी का म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा। और हम देख रहे हैं कि इस अरेंजमेंट में फ्लक्स मैक्सिमम पास करेगा, इसलिए यहां पर कह सकते हैं फिगर 1 हैविंग म्यूचुअल हैविंग मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है। बात एक चीज ये भी है कि ठीक है, ये देख करके ये तो पता चल गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा फिगर 1 में होगा। लेकिन आखिर हम किसी भी सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे कैसे? अगर हम किसी भी सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स दिया हुआ है और उसका हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो वो निकालेंगे कैसे? वो भी एक सही बात बोल रहे हैं, 4 स्टेप प्रोसेस है। तो 4 स्टेप प्रोसेस में म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी भी सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, किसी भी सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना एक 4 स्टेप प्रोसेस। उसमें पहला स्टेप है स्टेप 1, फ्लो करंट इन वन ऑफ द कॉइल। जो दो कॉइल है, जो दो लूप है, उसमें से किसी एक में आप करंट फ्लो करा दीजिए। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि भाई आप करंट उसी में फ्लो कराइए जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आप दूसरे कॉइल के नजदीक निकाल सकें। हालांकि आप किसी में भी करंट फ्लो कराइए, किसी में भी फ्लक्स देखिए, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू है दैट इज अनअफेक्टेड। किसी भी आप कॉइल में, एक कॉइल में करंट फ्लो कराइए, दूसरे में फ्लक्स देखिए, और उसके आधार पर जो भी आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिएगा उसका वैल्यू इस बात से इंडिपेंडेंट होता है कि आप किस में करंट फ्लो करा रहे हैं, किस में फ्लक्स देख रहे हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि दो में से किसी एक कॉइल में करंट फ्लो कराना है तो किस में फ्लो कराएं। लेकिन उसमें कॉशन हमको ये रखना है कि भाई हम उसी कॉइल में करंट फ्लो कराएं जिसके कारण दूसरे कॉइल के नजदीक हम मैग्नेटिक फील्ड लिख सकें। क्लियर है? दूसरा स्टेप है कि ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड नियर अदर कॉइल।
अब मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल ही लिए, तो तीसरा काम क्या करना है, फ्लक्स देखना है। तो स्टेप 3 में कैलकुलेट फ्लक्स, कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अदर कॉइल। और ऑब्वियस है कि स्टेप 4 में जब आपको फ्लक्स मिल ही गया तो फाई इक्वल टू एम आई होता है, फाई इक्वल टू एम आई होता है। तो आई को छोड़ करके जितना भी टर्म है वो पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ टर्म्स विल रिप्रेजेंट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। या इसी बात को आप दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो जितना टोटल फ्लक्स आया उसको हम करंट से डिवाइड कर दें। और इसी के आधार पर अगर मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, ये आई थिंक एससी वर्मा में है, एरोडोम में भी है, अपना सीआरक्यू में भी है और पैकेज में भी है। दो यहां पर सर्कुलर लूप है, एक का रेडियस स्मॉल आर है, दूसरे का कैपिटल आर है, और इसमें दिया है कि कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो पहला काम क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मान लीजिए इस सिस्टम ऑफ टू सर्कुलर लूप्स का निकालना है, टू कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स का हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो पहला स्टेप क्या है, करंट फ्लो कराना। करंट हम किस में फ्लो कराएंगे, छोटे वाले में भी फ्लो करा सकते हैं, बड़े वाले में भी फ्लो करा सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर आप एक में करंट फ्लो कराएं तो दूसरे के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकें। और सब लोग बोल रहे थे भैया छोटे वाले में आप करंट फ्लो करा दीजिए। अरे भैया छोटे वाले में करंट फ्लो तो करा दें, लेकिन इस छोटे वाले के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा। तो एक अनऑफिशियली एक बात को दिमाग में रखिए, अनऑफिशियली एक बात को आप दिमाग में रखिए कि जो बड़ा लूप है, जो बड़ा लूप है, करंट हम उसी में फ्लो कराएंगे। अनऑफिशियली एक बात को दिमाग में रखिए कि जो बड़ा कॉइल है या जो बड़ा लूप है, करंट हम उसी में फ्लो कराएंगे। तो नेचुरल है कि यहां पर हम करंट मान लीजिए इस बड़े लूप में, बड़े कॉइल में फ्लो करा रहे हैं, एंड लेट दिस करंट इज आई। ऑब्वियस है कि चूंकि इसका रेडियस इज वेरी लार्ज रिलेटिव टू स्मॉल आर, तो नेचुरल है कि इसके कारण ये चूंकि बहुत छोटा है तो इसके रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसका एरिया इज वेरी स्मॉल। दूसरा काम है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना, एंड दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इस करंट कैरिंग लूप के कारण यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। और तीसरा काम क्या है, इसमें फ्लक्स देखना, क्योंकि करंट इसमें फ्लो कराए हैं तो फ्लक्स इसमें देखेंगे। और अगर हम इसमें फ्लक्स देख रहे हैं तो उस कंडीशन में दिस फाई इज इक्वल टू बी इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बी इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और बी तो नेचुरल है कि ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो तीन काम तो हो गया, और चौथा काम क्या है, टोटल फ्लक्स को करंट से डिवाइड कर देंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल टू 5 बाई आई, एंड दिस इज म्यू नॉट
पाई स्मॉल r स्क्वायर बाय 2 कैपिटल R। इस पर और बात करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन CRQ में भी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हो? 32। ठीक है, लिख देते हैं। 32। सही बात। हो गया, हो गया ना। अब हम बात करते हैं इसी में एक और कि मान लीजिए कि अरेंजमेंट यही है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं कहीं। सर हाँ सर थोड़े वर्डिंग्स आपके छोटे हो रहे हैं थोड़े। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं है। तो मैसेज आ रहे हैं बच्चों के। अच्छा, तो एक कॉइल ये है और एक मान लीजिए दूसरा कॉइल ये है। ये फिगर 1 है। एक दूसरा स्थिति मान लीजिए
यही है आउटर, लेकिन इस इनर वाले का रेडियस ज्यादा है, इसको फिगर 2 कह देते हैं। एक तीसरा है कि ये तो वही है, लेकिन इनर वाले का रेडियस और बढ़ गया। अब अगर हम ये जानना चाहें कि किसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा है, ऑब्वियस है 3 में, क्योंकि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला अपने को मिला है उसमें आप देखिए, कैपिटल M इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे दोनों कॉइल्स के बीच का गैप कम होते जाता है, जैसे जैसे दोनों कॉइल्स के बीच का गैप कम होते जाएगा, वैसे वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। अब बात एक चीज और भी है कि अगर हम मान लीजिए इसी में एक चीज और कहें कि 2 सोलोनॉइड्स है, अगर हम कहते हैं कि 2 सोलोनॉइड्स है और ये दोनों सोलोनॉइड्स इस ढंग से है, एक मान लीजिए ये है, इसका स्पेसिफिकेशन अगर जानना चाहते हैं तो इसका लेंथ आप L1 कह दीजिए, इस का नंबर ऑफ टर्न्स N1 कह दीजिए, रेडियस R1 कह दीजिए, और लेंथ तो L1 कह ही दिए हैं। और इसी के अंदर सेम एक्सिस पर एक दूसरा भी सोलोनॉइड है और इसका लेंथ अगेन L2, नंबर ऑफ टर्न्स N2 और रेडियस R2। 2 कोएक्सियल सोलोनॉइड्स है और अब हमको इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो आसान है, क्या करना है, करंट फ्लो कराना है किस में, बड़े वाले में, और करंट ये आई है और इस ढंग से करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट अगर हम आई फ्लो कराए तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज B इक्वल टू म्यू नॉट NI अगर अप्लाई करें तो म्यू नॉट N1 बाय L1 इंटू आई। सही है। और तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है फ्लक्स लिखना। तो फ्लक्स किस में लिखेंगे, छोटे वाले में। और अगर हम फ्लक्स लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा B इंटू N2 इंटू पाई R2 स्क्वायर। एक टर्न से फ्लक्स कितना हो जाएगा, B इंटू पाई R2 स्क्वायर, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N2, इसलिए टोटल फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉलर कॉइल कितना हो जाएगा, B इंटू N2 इंटू पाई R2 स्क्वायर। और B का वैल्यू अगर हम रखें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई R2 स्क्वायर बाय L1 इंटू आई। और अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बारी आ गई, तो कैपिटल M इक्वल टू 5/I और म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर बाय L, यही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अगर हम इसी में एक और देखें तो जगह तो है, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर है और इसके बगल में एक इस ढंग से लूप है, और आई थिंक ये भी CRQ का ही क्वेश्चन होगा, और ये नंबर है 33, CRQ 33। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज C
दिस डिस्टेंस इज बी और ये दिया हुआ है ए। मतलब कि इस बार दो कॉइल नहीं है बल्कि एक वायर है और एक रेक्टेंगुलर लूप है। इस अरेंजमेंट का हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। अगर इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो नेचुरल है कि हम करंट फ्लो कराएंगे, लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं है आपके पास। करंट तो सिर्फ वायर में ही फ्लो कराना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो नेचुरल है कि इसमें हम करंट फ्लो कराए। लेट दिस करंट इज आई। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस बदलता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बदलता जाएगा। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है और एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को रखे हैं तो फील्ड तो हर जगह पर वेरी करेगा। हमको अगर फ्लक्स निकालना है तो नेचुरल है कि एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा डीएक्स लेंथ का, और इसमें हम फ्लक्स लिख सकते हैं। and that flux d phi is equal to mu naught I upon 2 pi x into area of this element, और वो क्या हो जाएगा a into dx, a into dx। इसलिए टोटल फ्लक्स का अगर बात करें तो डायरेक्ट लिख रहे हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए ln x will vary from c से c प्लस बी, तो ln c प्लस बी बाय बी नहीं बाय सी। और ऑब्वियस है म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर लिखना है तो करंट से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये m इक्वल टू 5 बाय आई हो जाएगा। एंड दिस इज म्यू नॉट, दिस इज म्यू नॉट ए ln 1 प्लस बी बाय सी divided by 2 pi. This is the mutual inductance of the wire and the loop. अरे भाई, कॉइल में करंट फ्लो कराएगा तो वायर में फ्लक्स कैसे देखेगा? ना तो मैग्नेटिक फील्ड लिख पाइएगा ना तो फ्लक्स वायर से मिलेगा आपको। अरे जो रिजल्ट है ना रेडियस वाला, कि जैसे जैसे छोटे वाले का जो है रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा। अगर बड़े वाले का कम सेम रखते भी हैं, इसका मतलब है दोनों कॉइल्स के बीच जैसे जैसे गैप कम होता जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ता जाएगा।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़िए, क्या कर रहा है, जिसका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। हटा दें ना? नहीं हुआ है इसका, नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़िए जो नोट कर लिए। अब तो हटा दें भाई। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि दो कॉइल, बल्कि दो सोलेनॉइड्स, एक सोलेनॉइड ए है और दूसरा सोलेनॉइड बी है, और दोनों को एक दूसरे के नजदीक रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है। ए में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 400 और बी में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 700। आगे कह रहा है करंट इज फ्लोइंग इन द कॉइल ए, मतलब ए में जो करंट फ्लो कर रहा है वो दिया हुआ है 3.5 एम्पेयर, और साथ साथ में फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, कॉइल ए से जो फ्लक्स पास हो रहा है थ्रू ईच टर्न वो दिया हुआ है 300 माइक्रोवेबर भी बोल सकते हैं या माइक्रो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और जो कॉइल बी है उससे जो फ्लक्स थ्रू ईच टर्न है वो दिया हुआ है 90 माइक्रो टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये दिया है। इसमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनॉइड्स। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर निकालना है तो एक में करंट फ्लो कराइए और दूसरे में फ्लक्स देखिए। हालांकि यहां पर हमको चूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि जो सोलेनॉइड ए है, जो कॉइल ए है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो नेचुरल है कि फ्लक्स किस में देखेंगे हम, बी में। तो टोटल टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल बी बड़ा फाई is equal to total number of turns in B into flux through each turn। सही है। और हमको क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फ्लक्स मिल गया
तो अगर करंट से डिवाइड कर दें, फिर से सुनिए, करंट कॉइल ए में दिया हुआ है तो फ्लक्स देखना है बी में, फ्लक्स हम बी में देख लिए, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो टोटल फ्लक्स को डिवाइड कर देंगे करंट से। किस करंट से? जो करंट कॉइल ए में फ्लो कर रहा है। इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां पर सीधे सीधे बोल सकते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू बी डिवाइड बाय करंट थ्रू ए, और ये हो जाएगा एन बी इंटू 5b अपॉन आई ए, और एन बी है दिया हुआ 700 और 5b है 90 माइक्रो, और करंट है 3.5 एम्पियर। तो ये आप देखिए 63, बल्कि आप ऐसे लिखिए इसको 7 इंटू 9 बाय 3.5 इंटू 10⁻³ और ये 0.5 ये 18 हो गया, और 18 इंटू 10⁻³ ऑब्वियस है हेनरी, यही तो आंसर है। इसी के बी पार्ट को देखिए, बी में क्या कह रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो तो एक कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं, दूसरे में फ्लक्स देखते हैं, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस में क्या है कि जिसमें आप करंट फ्लो कराए उसी में फ्लक्स देखिए, जिसमें आप करंट फ्लो कराए उसी में फ्लक्स देखिए। और यहां तो स्पेसिफिक वे में हमसे कह रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस बताइए ए का, तो नेचुरल है कि फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू ए निकालना पड़ेगा, एंड नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू ए इनटू फ्लक्स थ्रू ए। और सेल्फ इंडक्टेंस अगर निकालना है ए का, तो ए का ही टोटल फ्लक्स से इसी के टोटल करंट से डिवाइड कर दीजिए। म्यूचुअल इंडक्शन में एक में करंट फ्लो कराते हैं, दूसरे में फ्लक्स देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन में जिसमें करंट दिखाए, जिसमें करंट फ्लो कराए उसी में फ्लक्स देखिए, और जैसे ही टोटल फ्लक्स आ गया तो उसके करंट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा। और यहां पर लिख सकते हैं एन ए 5a अपॉन आई ए, वैल्यू रख सकते हैं दिस इज 400 इंटू 5a, 5a है 300 इंटू 10⁻⁻6 divided by 3.5, and this is 12 by 3.5 10⁻⁻2, या इसी को कह सकते हैं 24/7 इंटू 10⁻⁻2 हेनरी, 120/35। और इसी में तीसरा चीज कह रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस, ध्यान दीजिएगा, what EMF is induced in B when the current in A increases at a rate 0.5 ampere per second। तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम निकालेंगे वो किस फेनोमेना से निकालेंगे, सेल्फ इंडक्शन से या म्यूचुअल इंडक्शन से? ऑब्वियस है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बी में पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बी में पूछ रहा है, और करंट बदल रहा है ए में। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है बी में और करंट बदल रहा है ए में, तो नेचुरल है कि फेनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ही तो है। इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा सीधे सीधे -m
DIA/dt, और ये तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले से निकाले हुए हैं, 18 इंटू 10⁻³ इंटू 0.5, and this is -9 into 10⁻³ volt. दिस आंसर क्लियर है? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ जी, कौन है पोस्ट पर? यस सर। क्वेश्चन है 32, 33, 34। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। नोट कर लिए सब लोग? जल्दी से नोट कर लीजिए। हटा दें इसको, तब हटा देना। ओके।